नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं, चाहे वो अप्रैल मंथ है, उससे पहले के मंथ है, उन सबको हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं और कंपाइल कर उनकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी जो है वो जैसे ही मई महीना समाप्त हो जाएगा, इसकी कंपाइल कर PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश टू ऑफर रोबोटिक सर्जरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल कौन बना है जो रोबोटिक सर्जरी जो है वो पेशकश कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जो है वो प्रदान कर रहा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल जो रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जो है प्रदान कर रहा है वो है AIMSS चमियाना। कहीं एम्स के साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना, ये AIMSS जो है वो अलग से है। ये AIMSS चमियाना है कहाँ पर और क्या ये AIMSS जो है वो है। AIMSS का पूरा नाम है अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी। ये चमियाना में स्थित है। चमियाना डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, जहाँ पर ये स्थित है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। हिमाचल का पहला हॉस्पिटल ये होगा, तो यही कॉन्टेक्स्ट था कि यहाँ पर ये सारी सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, ये सारी सुविधाएँ जो है प्रदान की जा रही हैं। मरीजों की संख्या भी जो है वो डे बाई डे यहाँ पर बढ़ रही है, तो इसी के बारे में कुछ खास बातें दी गई थी। परंतु हम बात करेंगे अभी AIMSS चमियाना के बारे में थोड़ा सा। ये जो अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला है, इसकी स्थापना, इनके जो काम करना स्टार्ट कर रहा है, ये केम इनटू बीइंग ये 2 जून 2022 से कर रहा है। फर्स्ट स्टैंड अलोन सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश का ये है और इसकी जो कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन जो रखी गई थी वो उस टाइम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीरभद्र सिंह, उनके द्वारा रखी गई थी। और ऑनरेबल उस टाइम जो है वो श्री जगत प्रकाश नड्डा जो था वो हुआ करते थे सेंटर में, उनके द्वारा रखी गई थी 2017 में। अगस्त 21 2017 को जो था वो इसकी जो था वो फाउंडेशन जो था वो रखी गई थी। बाद में चलकर इसको इनॉग्रेट किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 28 सितंबर 2022 को। जून 2022 से वैसे ये काम करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। तो इतना सब आपने ध्यान रखना है अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला के बारे में। चला, इसके बारे में आपको पता चल गया। हमारे पास कुछ और हॉस्पिटल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि IGMC शिमला यहाँ पर दिया गया है। IGMC शिमला की बात करते हैं तो इसकी स्थापना का इस तरह से है कि जब ये बनाया गया था तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक हुआ करता था शिमला में। इसका नाम IGMC उस टाइम नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश का जो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? इसकी स्थापना 1966 में जो था वो की गई थी। अब इसका नाम इंदिरा गांधी के देहांत के बाद जो है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाता है। इंदिरा गांधी का देहांत हो गया था तो 1984-85 में इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको बोला जाने लगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं RPGMC यानी कि राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो ये टांडा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। तो एम्स कोठीपुरा जो कि बिलासपुर में है उसकी बात करते हैं तो उसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। इनॉग्रेशन बाद में चलकर 2022 में जो था वो की गई थी। तो इतना सब इन दिए गए हॉस्पिटल्स के बारे में ध्यान रखना जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने जान लिया। यहाँ से अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल्स GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो GSDP है यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसमें पर्यटन उद्योग का योगदान कितना रहता है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है उसको काफ़ी समृद्ध माना जाता है और हिमाचल की इकॉनमी की बैकबोन भी उसको माना जाता है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, छोटी छोटी लोग जो है दुकानें खोलते हैं, वहां से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो चलती है। और छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक जो यहाँ पर जो है वो होटल हैं वो भी जो है वो चलते हैं। तो टूरिज्म का काफ़ी अहम योगदान जो है वो हिमाचल की इकॉनमी में रहता है। टूरिज्म कितना % कंट्रीब्यूट करता है? ये अबाउट 7.78% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल की इकॉनमी में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 7.78% कंट्रीब्यूट करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अबाउट 7.78% ऑफ हिमाचल्स GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज ड्राइवन बाय द एक्टिविटीज रिलेटेड टू हॉस्पिटलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज़ जो टूरिज्म से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो इतना जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट ये करता है
अब क्या कॉन्टेक्स्ट रहा कि ये टूरिज्म सेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि पर्यटन विकास निगम ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर जो है वो किया है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि पर्यटन को हमने जो है वो समृद्ध बनाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम कदम जो है वो उठाए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है HPTDC जिसको बोलते हैं, उसने 100 करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर जो है वो हासिल जो है वो किया है। अगर देखो टूरिज्म सेक्टर की हम बात कर ही रहे हैं तो हम हिमाचल में बात कर लेते हैं कितने टूरिज्म जो है, कितने टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में आए दिसंबर 2024 तक का जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा अभी अवेलेबल है। एक दो नंबर का सीधा क्वेश्चन बनेगा ये। अब देखो टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो टोटल विजिट करते हैं। इसमें से कुछ टूरिस्ट जो था वो फॉरेनर थे, कुछ जो था वो डोमेस्टिक थे, यानी कि इंडियन टूरिस्ट थे। जो इंडियन टूरिस्ट थे वो कितने थे? इंडियन टूरिस्ट थे 180.41 लाख। ये आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया के ही टूरिस्ट थे, मतलब अलग अलग स्टेट से जो था ये लोग आए थे। और जो फॉरेन से आए थे, मतलब अलग अलग कंट्रियों से आए थे, वो थे 0.83 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। तो इतने टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आए। ये हमारे पास एक ऑफिशियल डाटा जो है वो अवेलेबल है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बस हम यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है एग्जाम में पूछा जाने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हुज स्टैचू एडॉर्न द रिज ग्राउंड इन शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला के रिज ग्राउंड में किसकी ऐतिहासिक मूर्तियां जो हैं वो सजती हैं। तो देखो अगर हम शिमला के रिज मैदान की बात करते हैं तो शिमला के रिज मैदान में आपको कुछ स्टैचूज जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप ध्यान कीजिए कि कौन कौन से स्टैचू आपने वहाँ पर देखे होंगे। जैसे ही आप शिमला के रिज मैदान पर पहुँचते हैं, सामने ही आपको महात्मा गांधी जी की मूर्ति दिखाई देती होगी। अगर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति दिखाई देती होगी, और दूसरी साइड देखते हैं तो इंदिरा गांधी जी की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, और एक साइड आपको डॉक्टर परमार साहब की, यानी कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की मूर्ति जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों की ही मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलती हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो था वो बने थे। पहले मुख्यमंत्री तो ये बने ही बने थे, दूसरे भी यही थे, तीसरे भी यही थे, चौथे भी यही थे। अच्छा, कितनी बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं? तो लगभग 4 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। लगभग 4 बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, तो इनका स्टैचू वहाँ पर लगा हुआ है। उसी तरह जो है वो इंदिरा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रहता है। जब हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जब हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बनाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही जो था शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से जो था वो घोषणा की गई थी। और उस टाइम कहते हैं स्नोफॉल हो रही थी, तब भी उन्होंने घोषणा की थी, और हिमाचल जो था वो भारत का 18th नंबर का स्टेट जो था वो बना था। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा। महात्मा गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? महात्मा गांधी जी भी जो था वो शिमला आए, बहुत बार ये शिमला आए, और कई बार वायसराय से मिलने आते थे, कई बार अलग अलग कार्यों से जो था वो यहाँ पर आए थे। तो लोगों को काफ़ी प्रभावित इन्होंने यहाँ पर आकर जो था वो किया था। इनके द्वारा जो चलाए गए आंदोलन थे, इनके द्वारा जो चलाई गई अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, लोग वहाँ से काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी जो पहली बार शिमला आए थे वो कब आए थे? 1921 में पहली बार शिमला की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। जब पहली बार शिमला आए थे 1921 में, तो कहाँ पर आकर रुके थे? शांति कुटीर भवन में आकर ये रुके थे। ये जो शांति कुटीर भवन है ये कहाँ पर जो है वो आता है? शांति कुटीर जो है वो शिमला के समरहिल में जो है वो आता है। तो इतना सब आपने इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अब कॉन्टेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यों हम इसको डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट जानना भी ज़रूरी है। डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सबसे ज़्यादा बार, 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह जी, उनका स्टैचू जो है वो रिज मैदान पर लगाए जाने की बात हुई। तो इनका स्टैचू रिज मैदान पर लगाया जाएगा। और इस स्टैचू को कहा गया कि जो इनकी जयंती है, इनका जब जन्म हुआ था 23 जून 2025 23 जून को, तो 23 जून 2025 को इस स्टैचू को जो है वो इसका उद्घाटन, अनावरण जो है वो इसका किया जाएगा, ये कहा गया। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात ये कही गई कि वाई एस परमार जी की मूर्ति रिज मैदान पर है, उसके साथ ही जो है वो वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति भी जो है वो लगेगी। अब इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट ये आता है कि इसमें कहा गया था कि जो खर्चा पानी है सारा मूर्ति को बनाने का, वो जो है वो सरकार देगी। परंतु जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, जिनका नाम जो है वो विक्रमादित्य सिंह है, मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, इनके द्वारा कहा गया कि
ये सारा का सारा खर्चा जो है वो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन जो बनाई गई है, ये फाउंडेशन जो है वो इसका खर्चा जो है वो उठाएगी। इसलिए ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर आई। वीरभद्र सिंह जी जो है वो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1983 में, 1983 में पहली बार बने थे, 1985 तक रहे थे। दूसरी बार 1985 में ही बनते हैं, 1990 तक जो है ये रहते हैं। उसके बाद तीसरी बार 1993 से 1998 तक रहे थे। चौथी बार 1998 में ही बने थे। पांचवी बार 2003 में बने थे, 2007 तक रहे थे। और छठी बार और अंतिम बार ये 2012 में बने थे। 5 साल का कार्यकाल उसके बाद इन्होंने 2017 तक जो था वो पूरा किया था। तो ये इनके मुख्यमंत्री बनने का जो है वो कार्यकाल है। 6 बार सबसे अधिक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक अवधि तक हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। अभी इनका स्टैचू का अनावरण होगा तब वो भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले HPRC के TGT JVT जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर रोक लगाई गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है। नए रूल्स बन चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग भर्तियाँ होंगी, जो हमने पिछले कल वीडियो में डिस्कस भी किया था। अभी एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो सही टाइम है अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने का, अपनी कमियों को एनालाइज करने का और आगे बढ़ने का। इतने टाइम से आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टाइम की कर रहे हैं, तो अब जब वैकेंसीज आएंगी तो कुछ भी जो है वो कमी आप में नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल जो है वो परफेक्ट होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना एनफ नहीं है, टेस्ट सीरीज को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर में 2, 4, 5 नंबरों की छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, मेरिट में नहीं आ पाते, वो कमियां तभी दूर हो पाएंगी जब आपने अपनी छोटे छोटे डाउट्स के ऊपर जो है वो काम किया होगा और छोटी छोटी कमियों को इम्प्रूव किया होगा। वो रिवीजन से ही चीज़ें पॉसिबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन कर लेना जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि राजीव नैयर के द्वारा जो है परशुराम अवार्ड जीता गया था। कौन से वर्ष इनके द्वारा परशुराम अवार्ड जो है वो जीता गया था, ये पूछा गया है। अब राजीव नैयर जो है वो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं, इनके द्वारा कब ये परशुराम अवार्ड जीता गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजीव नैयर क्रिकेट से संबंधित हैं और 1997 में इनको जो था वो परशुराम अवार्ड जो था वो मिला था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजीव नैयर क्यों चर्चा में आए, जो हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर रहे हैं। राजीव नैयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं और डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजीव नैयर जो है वो चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है वो अभी बनाए गए हैं, इसलिए जो है वो चर्चा में ये आए। राजीव नैयर ने जो है वो 20 वर्ष से अधिक क्रिकेट का करियर जो है वो बनाया है। राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश का ये पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 1999 में 8 प्रथम श्रेणी मैचों में जो था वो लगभग 953 इनके 953 रन जो था वो बनाए थे। इन्होंने जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हुआ करते थे वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ भी 1999 में जो था वो 371 रनों की साझेदारी जो था वो की थी। राजीव नैयर ने उस टाइम 110 रन बनाए थे और सहवाग ने उस टाइम 271 रन जो था वो बनाए थे, और ये भी अब तक का एक रिकॉर्ड रहा है। और राजीव नैयर ने जो है वो प्रथम श्रेणी के स्थानों मैचों में 97 मैचों में जो है वो 7000 रन जो है वो बनाए हैं। इसमें इन्होंने 20 शतक लगाए हैं, 35 जो है वो अर्धशतक जो है वो लगाए हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं कि एग्जाम में पूछी जाएं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि इनको जो है वो परशुराम अवार्ड मिला है, चंबा जिले से संबंध रखते हैं और 1999 में इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था। इनके द्वारा जो है वो 1999 में जो है वो जो पिच पर टिकने का रिकॉर्ड था वो बनाया गया था। बैटिंग क्रीज पर इन्होंने लगभग 1017 जो था वो मिनट जो था वो टिके थे ये। तो बैटिंग क्रीज पर लगभग 1017 मिनट तक जो था ये टिके रहे थे। कुछ इस तरह का रिकॉर्ड इनके द्वारा जो है वो बनाया गया है। तो क्रिकेटर राजीव नैयर के बारे में चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है जी, इतना सब आपने ध्यान रखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ चूड़धार पीक। चूड़धार पीक क्यों चर्चा में आई। चूड़धार यात्रा भी शुरू हो गई है, मतलब चूड़धार के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं वो भी जा सकते हैं। दूसरी ओर एक और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चूड़धार का जो है वो आता है, जो कि मेंशन करना ज़रूरी है, जो भी चर्चा में था। चर्चा में इस तरह से था कि चूड़धार मंदिर जाने वाले हिमाचल के जो लोग हैं, हिमाचल के लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये जो है वो बात कही गई। ठीक है, ये बात कही गई कि हिमाचल के लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब कहा गया कि जो बाहर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से लोग आते हैं, वो जो है वो चिप्स के पैकेट, बोतलें और भी प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हैं जो वहाँ पर फेंक देते हैं।
यहाँ की बात नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे जो हैं वो टूरिज़्म के स्पॉट हैं जहाँ पर इस तरह का गंद आपको देखने को मिलता है कि ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, गाड़ियों से चलते चलते फेंक देते हैं। तो इसलिए उन लोगों से ये शुल्क लिया जाएगा ताकि सफाई भी मेंटेन रखी जा सके और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकें। तो ये जो चूड़धार पीक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3647 मीटर जो है वो आता है। 3647 मीटर इसका एल्टीट्यूड लगभग जो है वो आता है। इसका एल्टीट्यूड आपने पहले तो ध्यान रखना है। दूसरा, हम हिमाचल की कुछ और भी इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं, उनका भी एल्टीट्यूड जान लेते हैं। हिमाचल की जो हाईएस्ट पीक शिल्ला पीक आती है, उसका कितना एल्टीट्यूड है? लगभग 7025 मीटर जो है वो उसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो लियो प्रागिल एक पीक जो है वो आती है, इसका एल्टीट्यूड 6791 मीटर जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश जो है वो आता है। किन्नर कैलाश जो है वो किन्नौर में आता है। शिल्ला पीक भी किन्नौर में आती है। लियो पारगिल भी किन्नौर में आता है। किन्नर कैलाश का जो एल्टीट्यूड है वो 6500 मीटर के करीब जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो दियो टिब्बा आता है। दियो टिब्बा कुल्लू में आता है। दियो टिब्बा का जो एल्टीट्यूड है वो 6001 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। 6001 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सोलंग पीक आती है कुल्लू में 5975। सोलंग का जो एल्टीट्यूड है वो 5975 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। इंद्रकिला पीक जो है वो कुल्लू में आती है। इंद्रकिला की अगर हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो 4940 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। गौरी का टिब्बा चंबा में आता है। गौरी देवी का टिब्बे की अगर हम बात करते हैं तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो इसका एल्टीट्यूड 4030 मीटर जो है वो आता है। 4030 मीटर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। चोलांग पीक धौलाधार रेंज में आती है। चोलांग पीक की अगर हम बात करते हैं तो चोलांग का एल्टीट्यूड 3270 मीटर जो है वो आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट फेमस पीक्स आपने ध्यान रखनी है हिमाचल प्रदेश की। इनका एल्टीट्यूड कितना है वो आपने ध्यान रखना है। इतनी सी बातें कई बार मैच करने को पूछ ली जाती हैं, कई बार जनरली ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। इतना सब जान लिया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर वन मित्र स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग। तो वन मित्र स्कीम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कब लॉन्च जो था वो की गई थी। अब ये वन मित्र स्कीम क्यों चर्चा में आई वो भी हम जानेंगे। और दूसरा हम यहाँ पर जानेंगे कि वन मित्र स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी। वन मित्र स्कीम इसलिए चर्चा आई क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वन मित्रों का प्रशिक्षण मैनुअल जो है वो अभी जारी किया। वन मित्रों का प्रशिक्षण मैनुअल तो इनके द्वारा जारी किया ही किया, परंतु साथ में जो है वो वन मित्रों का जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री के साथ भेंट भी की गई। इसलिए जो है ये वन मित्र स्कीम जो है वो चर्चा में आई। अब ये योजना लॉन्च कब की गई थी? इस योजना को अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि पूछा जाए कि वन मित्र योजना जो है वो कब जो था वो शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, वन मित्र स्कीम जो था वो कब लॉन्च की गई थी? ये अक्टूबर 2023 में लॉन्च की गई थी। ये पता चल गया। इसको क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जा सके, प्रॉपर प्लानिंग की जाए, उसको प्रमोट जो है वो किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। और फेस 1 इसका अभी जारी हो गया है। फेस 1 में कहा गया है कि लगभग 2061 वन मित्रों को जो है वो फाइनल स्टेज तक जो है वो पहुंचाया गया है। इसलिए ये वन मित्र योजना जो है वो चर्चा में आती है कि मुख्यमंत्री के साथ मिलते हैं, इनका जो है वो एक मैनुअल जारी किया जाता है और इसको लॉन्च कब किया गया, कितने वन मित्र पहली फेज में जो है वो जा चुके हैं, वो सब हमने यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट जान लिया। इन इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम हिमाचल में फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखते हैं, फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पूरा एरिया आता है उसमें अराउंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लैंड में ऐसा आता है जो कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो डेजिग्नेट की गई है। ये है फॉरेस्ट लैंड। पूरे हिमाचल के एरिया का ये 68.16% जो है वो बनता है, जो कि फॉरेस्ट लैंड में जो है वो आता है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम बात करते हैं तो 15,580 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेजिग्नेटेड है फॉरेस्टेड एरिया। इतना एरिया फॉरेस्टेड है जो कि पूरे एरिया का जो है 27.99% जो है वो बनता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं फॉरेस्ट के बारे में। ये भी स्टार लगा कर लिख लीजिए, ये भी स्टार लगा कर लिख लीजिए। एक है फॉरेस्ट लैंड, एक है फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है, और एक है वन मित्र, एक है वन मित्रों के पहले फेज में कितने लोग जो था वो गए, कितने प्रशिक्षु जो था वो गए। इतना सब यहाँ से ध्यान रख लिया, काफ़ी है, एनफ है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्यों इस एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है वो गिरिराज पत्रिका में पढ़ रहे हैं?
एंटी डिफेक्शन लॉ गिराज पत्रिका में पढ़ने के पीछे का रीज़न ये है कि कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में जो था वो क्या हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ एक विधायक थे उनके द्वारा जो था क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के इलेक्शनों में की गई थी और कांग्रेस वहाँ पर इलेक्शन हार गई थी। अब वहाँ पर जो है वहाँ से ही एक बात चर्चा में आई कि कुछ अयोग्य विधायक ठहराए गए थे, उनकी पेंशन को बंद करने के लिए जो था वो कहा गया था। उनकी जो पेंशन है उसको बंद करने के लिए जो है वो विधानसभा से जो है वो बिल भी पारित किया गया था। अब उसको बिल जब भी पारित होता है तो वो जाता है किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर के पास आता है। अब गवर्नर के पास अलग अलग ऑप्शंस होती हैं, या तो सहमति दे दे, या तो उसको वापस जो है वो भेज दे विधानसभा के पास कंसीडर करने के लिए, या तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे। अब राष्ट्रपति को भेजा गया है ये विधायकों वाला बिल। विधायकों की पेंशन बंद करने का विधेयक जो है वो राष्ट्रपति को गवर्नर के द्वारा भेज दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में जो है वो आया। तो हम जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में जो है वो आता है, 10वें शेड्यूल में जो है ये आता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1985 का, वो जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव हैं उनको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की वो बात करता है अगर कोई भी इस तरह से डिफेक्शन उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, 10th शेड्यूल में जो है ये आता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 102 एंड 191 जो है वो इसकी बात जो है वो करते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ध्यान रखना, इसके शेड्यूल ध्यान रखना, इसके अमेंडमेंट ध्यान रखना, वही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखो जब क्रॉस वोटिंग की गई थी तो राज्यसभा में जो था वो कांग्रेस हार गई थी, तो उस टाइम जो है वो राज्यसभा में जो है बीजेपी जीत गई थी और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन वो जो था वो राज्यसभा के उस टाइम जो था वो सदस्य बने थे, तो उनका नाम भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नाम हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर पेपर में लगता है कि यार पढ़ा तो था अब याद नहीं आ रहा। वो याद तभी नहीं आता क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ा था, रिवाइज नहीं हुआ था। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि पहले डिस्कस कर लें, डिटेल में डिस्कस कर लें, कंपाइल कर करके पीडीएफ भी बना दें। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है तो वहाँ पर आपको और भी अपडेट करते रहें, वहाँ पर और भी आपको जो है चीज़ें रिवाइज करवाते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चलते हैं। बोलते हैं तामसार चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो आती है? अगर हम तामसार पीक की बात करते हैं तो ये चंबा और कांगड़ा के बीच में जो है वो आती है। तामसार पीक का एल्टीट्यूड भी हम जान लेते हैं, इसका एल्टीट्यूड जो है वो 5080 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला रेलवे लाइन के जो मुख्य इंजीनियर थे वो कौन थे? वो थे HS हरिंगटन, उनका नाम ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आपका कालका शिमला रेलवे ट्रैक है इसको कब और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? जल्दी से कमेंट कर जो है वो ये बात बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1972 को किया गया था और उस टाइम जिलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी और अब तक हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट ही जो है वो आते हैं। चकली कॉइन किस रियासत से संबंधित है? चकली सिक्के की अगर हम बात करते हैं चंबा रियासत से संबंधित है। चंबा के राजा साहिल वर्मन हुआ करते थे जिनके द्वारा ये चलाया गया था, साहिल वर्मन के द्वारा चलाया गया था। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा रियासत की स्थापना मारू वर्मन के द्वारा की गई थी, राजा मारू के द्वारा की गई थी। परंतु चंबा रियासत की अगर हम बात कर रहे हैं तो मारू का नाम हो जाएगा, चंबा शहर की बात कर रहे हैं तो वो साहिल वर्मन जो है वो हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो जाना। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट एक किताब है, इस किताब को जो है वो E.J. बक के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आगे बोलते हैं वर्ष 2025 के ऑस्कर जो पुरस्कार है उसमें बोलते हैं किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो नवाजा गया है, पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अनोरा फिल्म को जो है वो नवाजा गया है। ये हमने जो है वो उत्तीर्ण सीरीज में भी था वो क्वेश्चन क्लियर किया था। उत्तीर्ण सीरीज में जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पर डिस्कस जो था वो हुआ था। आगे बोलते हैं मराठों की जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी जिसका नाम जो है वो गमीनी कावा था, किसके द्वारा प्रारंभ जो था वो की गई थी? तो ये मराठों के जो शासक थे शिवाजी उनके द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी। आगे बोलते हैं हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड जिसको से भी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, इसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था, तुहीन कांत पांडे को किया गया है। तुहीन कांत पांडे तो इसके जो है वो नए जो है चेयरमैन बने हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और 1992 में इसको एक स्टैचुरी बॉडी जो था वो बना दिया गया था। स्टैचुरी पावर इसको 1992 में दी गई थी, वैसे स्थापना 1988 में जो था वो इसकी हो गई थी। अच्छा, अब एक और बात मुझे कमेंट कर बताइए, हमने कल ही उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन बने हैं वो किसको जो है वो बनाया गया है और UPSC के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से इस बात का कमेंट कर आंसर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विटामिन चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? तो विटामिन चिकित्सा का जनक जो है वो काशिमीर फंक को जो है वो कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ विटामिन थेरेपी, फादर ऑफ
विटामिन थेरेपी आपने ध्यान रखना है कि किसको बोलते हैं, वो काशीमीर फंक को जो है वो बोलते हैं। यहाँ से आप विटामिन सी का जो है वो केमिकल नाम भी कमेंट कर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, आसान ही है। आगे बोलते हैं किस राजा ने 155 ईस्वी पूर्व में तमिल राज्यों के संघकों को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा राजा था जिसने 155 ईस्वी पूर्व जो था वो तमिल शासकों के संघकों को समाप्त कर दिया था? तो राजा खारवेल जो था वो थे जिनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम समय तक का रहा? तो शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर हम प्रेसिडेंट के मामले में बात करते हैं तो वो जाकिर हुसैन जी का जो था वो रहा था। जाकिर हुसैन जी का शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था और इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1967 को जो था वो स्टार्ट हो गया था और 3 मई 1969 तक ही रह पाए थे। उसके बाद इनका देहांत हो गया था 3 मई को 1969 में। और इनका जो वैसे तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल का जो है वो होता है। आगे बोलते हैं अल्फाफा, चना और तिपतियां घास कैसे पौधों के उदाहरण है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधों के एग्जाम्पल हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके लिए जिम्मेदार है। आगे बोलते हैं पुनर्बल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पुनर्बल का सिद्धांत जो था वो BF स्कैनर के द्वारा जो था वो दिया गया था। तरबूज किस फसल का उदाहरण है? तो ये जायद फसल का उदाहरण जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच नेचुरल फार्मिंग सेस इम्पोज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन देसी लिकर एंड फॉरेन एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL? तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा देसी शराब और विदेशी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब के ऊपर जो है वो कितनी प्राकृतिक खेती उपकर जो है वो लगाया गया? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।